नमस्कार मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो है नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय सिद्धांत। तो अभिनय की जो परंपराएं हैं, जो विस्तार है, अभिनय के जितने प्रकार हैं वो हम नाट्यशास्त्र के हिसाब से समझते हैं। तो मित्रों, जैसा कि नाम स्पष्ट होता है कि अभिनय बहुत ही विस्तार है, व्यापक है और इसकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत से अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं। हम नाट्यशास्त्र पर जाएं, सबसे पहले उसके अनुसार हम समझें कि अभिनय की नाट्यशास्त्र क्या परिभाषा बताता है। उससे पहले हम ये समझें कि वास्तव में अभिनय को और विद्वानों ने कैसे कैसे समझा है। तो अगर हम याद करें तो शेक्सपियर कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है, थिएटर इज लाइफ, और हम सब उसमें अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो अगर व्यापक दृष्टि से हम बात करें तो बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अपनी बात को रखने के लिए माँ से रोता है या कुछ क्रियाएं करता है। उसी तरह से एक पुत्र वधू जब मायके में होती है तो उसका स्वभाव अलग होता है, और जब वो ससुराल में आ जाती है तो उसका स्वभाव अलग होता है। जब हम किसी फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो गौर कीजिए कि जब हमारे पिता से हम बात करते हैं तो हमारा स्वभाव क्या होता है, और जब हम किसी मित्र, अपने दोस्त या किसी प्रेमिका से बात कर रहे होते हैं तो हमारा स्वभाव क्या होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बहुत ही व्यापक दृष्टि से और जीवन के अनुसार आप इसे समझें तो जीवन एक रंगमंच है। जीवन में हम जो कुछ करते हैं वो सब कुछ अभिनय ही तो है। हम इस समय मैं एक वक्ता का अभिनय कर रहा हूँ, आप सुनने का अभिनय कर रहे हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर हम शिक्षक का अभिनय कर रहे होते हैं, और जो विद्यार्थी हैं वो अपने पठन पाठन का अभिनय कर रहे होते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन के अनुसार अपने किरदारों को निभाता है। बस उसमें ये देखा जाता है कि कौन कितने सात्विक तरीके से उन किरदारों को निभा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्तानिस्लावस्की कहते हैं एक्टिंग इज अ क्रिएटिव आर्ट। अभिनय एक रचनात्मक कला है, और रचनात्मकता व्यक्ति में अंतर्निहित होती है। जीवन के जो मर्म स्पर्शकारी अनुभव होते हैं वो उस रचना को जगाते हैं। हमारा जीवन का जैसा अनुभव रहा है, जैसा हमारी सोच रही है, जैसा हमारा स्वभाव रहा है, जैसा हमारा परिवेश रहा है, जैसा हमारा वातावरण रहा है, उसके हिसाब से हम व्यक्ति बनते हैं, हमारा स्वभाव बनता है। तो स्तानिस्लावस्की कहते हैं उन स्वभावों को ही तो हम अपने अभिनय में इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं एक्टिंग इज अ क्रिएटिव आर्ट, रचनात्मक कला है, और रचनात्मकता व्यक्ति में अंतर्निहित होती है, उसके अंदर होती है। जिसको हम नाट्यशास्त्र की अगर भाषा में समझे तो कहते हैं भावाभिव्यंजनः, अर्थात भाव का जो दिखाना होता है वही अभिनय होता है। अब नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय को हम समझें उससे पहले थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल लूँगा कि अभिनय की अलग अलग फॉर्म है। मतलब अगर सीधा हम अभिनय के संबंध में आए तो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि एक्टिंग इज कम्युनिकेशन, अभिनय संचार है। अब संचार कैसे कि मैं अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहा हूँ। अभिप्राय ये है कि एक लेखक, एक स्क्रिप्ट राइटर ने हमें कोई पटकथा दी और उस पटकथा को तैयार करता है अभिनेता, अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर, अपने जो उसने अपनी समझ है उसके समझ के अनुसार से, फिर अपने अंगों के माध्यम से, अपने हाव भाव के माध्यम से, अपने वाचिक या वाणी के माध्यम से उस बात को अब संप्रेषित करता है। और जो जिसके पास जो जाना है, जो रिसीवर है, वो है ऑडियंस या दर्शक। तो अभिनेता मैसेंजर है, माध्यम है, जो एक बात को दूसरी बात तक भेज रहा है। यहाँ मैं कुछ चित्रों के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। मैंने यूजीसी नेट की 11 नाट्य संग्रह प्रदर्शनकारी कलाएं नाट्य एवं रंगमंच में पुस्तक लिखी है, जिसके आधार पर हम इस विषय को चर्चा करेंगे। और उसमें जैसे ये आप एक चित्र देख रहे होंगे, अब ये आधुनिक कंसेप्ट है, मॉडर्न इंडियन ड्रामा के अंतर्गत है, जिसमें एक्सपेरिमेंट है, खुला हुआ मंच है, लेकिन ये भी एक तरह से अपनी बात को संप्रेषित कर रहा है, और ये लगभग यथार्थवादी अभिनय है जिसे स्तानिस्लावस्की फॉलो करते हैं। इसके बाद अगर हम इस इमेज को देखें तो वही इसी प्ले की दूसरी इमेज है, जो एक स्पेस को किस ढंग से इस्तेमाल किया है, तो और कहाँ ऑडियंस बैठी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्टिंग की कोई लिमिटेशंस नहीं है।
लोक में उसका स्वभाव बदल जाता है, यथार्थ में उसका स्वभाव बदल जाता है, परिस्थिति वातावरण के हिसाब से स्वभाव बदल जाता है। तो अभिनय का जरूरी नहीं है कि एक पैरामीटर ही फिक्स हो, हम कभी भी कैसे भी अभिनय कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो ये भी उसी एक नाटक का सीन है, धारा 144 है, जो मेरे ही विद्यार्थी ने निर्देशित किया था और मेरे ही मार्गदर्शन में। तो आप देखिए किस ढंग से एक इल्यूजन, एक इमेज बन रही है, किस ढंग से पतंगें बिखरी हुई है। तो ये सब एक पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। ये अभिनय की एक शैली है जिसके आधार पर अभिनय हो रहा है। ये आप देखिए, तो अभिनय ये भी है, अभिनय का स्वभाव ये भी है। इस ढंग से जो हमारी फिल्में हैं, हमारी टीवी सीरियल्स हैं, जो हमें एक रूप में परिवर्तित करती हैं, जिसको हम कहते हैं कि किसी के चरित्र में समा जाना, किसी के स्वभाव में समा जाना। हम नाट्यशास्त्र पर आए उससे पहले हम अभिनय की व्यापकता को समझ लें कि अभिनय है क्या, कहाँ कहाँ अभिनय है। तो ये भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का अभिनय होता है, जिसमें हम चरित्र को, जो कैरेक्टर हम निभा रहे हैं, अभिनेता जिस चरित्र को निभाता है उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ रियलिटी, स्तानिस्लावस्की कहते हैं वास्तविकता का भ्रम पैदा कर दो। अर्थात अभिनय जब आप कर रहे हैं तो वो अभिनय नजर नहीं आना चाहिए, आप ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में आप वही चरित्र हो। इसके बाद ये एक लोक है। अब लोक नाट्य में प्रदर्शन होता है, अभिनय होगा, आत्मसात करेक्टराइजेशन होगा, लेकिन उसके साथ साथ अनुकरण भी होगा, मिमिक भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा। और जहां बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो वो रुक जाएंगे और रुकने के बाद पुनः अपनी बात को दोबारा संप्रेषित करेंगे। ये बुंदेली लोक नाट्य स्वांग है, मेरी द्वारा निर्देशित नाटक, उसका एक सीन है। ये भी उसका एक सीन है जिसमें आप थोड़ा देखेंगे कि एक मेलोड्रामेटिक कंटेंट है। चरित्र को तो समाहित किया है, लेकिन थोड़ा सा एक पोर्ट्रेट भी कर रहे हैं जिससे हास्य व्यंग्य की निष्पत्ति हो। तो हो अभिनय ही रहा है, लेकिन अभिनय का स्वभाव और स्वरूप बदल रहा है। एक एक चरित्र आप पीछे गौर कीजिए, उनका एक बॉडी लैंग्वेज देखिए। आप बुंदेलखंड में देखेंगे तो ग्रामीण अंचल में ऐसे ही होते हैं। तो ग्रामीण अंचल का जो एक मूल स्वभाव है वो तो रखना, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा एग्जरेट करना, थोड़ा बढ़ाना, थोड़ा घटाना, तो जिससे उसमें एक आनंदानुभूति की प्राप्ति होती है। ये संस्कृत नाटक है। संस्कृत नाटक भगवद अज्जुकीयम है, जिसे मैंने बुंदेली में अनुवाद किया था, साधु और सुंदरी में। तो आप देखिए उसमें भी किस तरह से लोकानुरंजन की अभिव्यक्ति हो रही है। तो अभिनय एक यथार्थवाद भी है, अभिनय जीवन का अनुकरण भी है, अभिनय लोक रंगमंच भी है, अभिनय संस्कृत थिएटर में भी है। अभिनय संस्कृत थिएटर का यही लोक के परिदृश्य में, जिसमें साधु और सुंदरी है, भिक्षु और गरिका, जिसमें प्राण अदला बदली हो जाते हैं। ये लोक का है नृत्याभिनय, जिसमें नृत्य, संगीत, नाट्य होता है, उसके साथ साथ एक्सप्रेशन होता है। मूल रूप से कथक नृत्य से संबंधित जो लोग हैं या भरतनाट्यम से संबंधित लोग हैं, तो वो भी अभिनय को करते हैं, लेकिन उनके अनुसार थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं, थोड़ा थोड़ा स्वरूप बदलता है, लेकिन मूल रूप से अभिनय तो अभिनय होता है। चाहे उसे आप संचार के माध्यम में लें, चाहे आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में लें, चाहे प्रयोग के रूप में लें, चाहे क्रिएटिविटी के रूप में लें, चाहे जीवन के रूप में लें, मतलब जीवन पर्यंत का अभिनय एक स्वरूप है। ये भी भगवद अज्जुकीयम का एक चित्र है। ये उत्तर रामचरित मेरे द्वारा एक निर्देश संस्कृत नाटक, संस्कृत शैली और संस्कृत ही भाषा में ये विद्यार्थियों ने किया था, जिसमें पूर्व रंग ये सब इसका विमोचन हुआ था पुस्तक का 11 नाट्य संग्रह। उसी पुस्तक के आधार पर मैं आपको अपना जो अभिनय का जो चैप्टर है इसको परिभाषित करूँगा। तो शुरुआत करते हैं। अब नाट्यशास्त्र के अनुसार हम ये बात तो समझ में आ गई कि अभिनय कहाँ कहाँ है। अभिनय की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं बतलाई हैं, अलग अलग उनका स्वरूप रखा है। लेकिन अब नाट्यशास्त्र में जब अभिनय आ जाता है तो नाट्यशास्त्र अपनी बात को अभिनय में कैसे संप्रेषित करता है। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार अगर नाट्यशास्त्र का अध्याय पढ़ते हैं तो अभिनय के संबंध में कहते हैं अभिनय। आप ये देखिए ऊपर की स्लाइड में अगर आपको समझ में आ रहा हो, अभिनय 2 शब्दों के सम्मिश्रण से बना है। अभि इसमें उपसर्ग है, नी इसमें धातु है और यच प्रत्यय है। तो अभिनय का यहां पे अर्थ है अभिनय का अर्थ है, अभि का अर्थ होता है की ओर। अब देखिए नाट्यशास्त्र अभि उपसर्ग, णिज्ञ धातु और यच प्रत्यय, तीनों के संयोग से अभिनय बना है और अभि उपसर्ग है। और इसका जो अभि का अर्थ है वो है की ओर और नय का अर्थ है ले जाना। नाट्यशास्त्र की सबसे अच्छी भाषा और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं और उसकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता देखें, उसकी आधुनिक समय में उसका क्या स्वभाव है और क्या फायदा है, तो आज से लगभग 2500
साल पहले ये नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा गया और इतना विस्तृत लिखा गया, इतना ज़्यादा उसमें लिखा गया कि मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी ऐसा पक्ष है जो छोड़ा गया हो, कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको छोड़ दिया हो नाट्यशास्त्र में। तो आज समय बदल गया, स्वभाव बदल गया। पहले तो नाटक रात्र रात्र भर चलते थे और 12-12, 13-13 घंटे के नाटक हो रहे थे। पूर्व रंग का भी समय 2.5-2.5, 4-4 घंटे का होता था, 5-5 घंटे का होता। तो आज तो ये संभव नहीं है। आज तो 2 घंटे, 1.5 घंटे और अब तो 1-1 घंटे और आधा-आधा घंटे का यूथ फेस्टिवल में नाटक हो रहे हैं, कैप्सूल की तरह नाटक हो रहे हैं, 10-20 की तरह नाटक हो रहे हैं। तो वैसा स्वभाव तो आज नहीं रहेगा। तो लेकिन नाट्यशास्त्र डिनाई नहीं करता है। नाट्यशास्त्र मतलब नाटक का शास्त्र, जो आपको नाटक करने का तरीका, सिद्धांत, प्रिंसिपल, ग्रामर, व्याकरण बताए। तो नाटक का शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आपको अभिनय करने का तरीका बता रहा है कि आपको अभिनय कैसे करना है। तो अभिनय की ऐसी कोई पद्धति, ऐसा कोई सिलसिला, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो नाट्यशास्त्र ने छोड़ दिया हो। और आप बहुत माइन्यूट तरीके से अगर इसकी स्टडी करेंगे तो आप घूम फिर के जितना भी वेस्ट का ड्रामा है, ग्रीक, रोमन, मिडिवल, शेक्सपियरियन थिएटर, एलिजाबेथन थिएटर एक ही चीज़ है। इसके बाद 19वीं सेंचुरी जिसमें स्तानिस्लावस्की आए, मेयरहोल्ड, पीटर ब्रोकार्तो, ग्रोटोवस्की, हमारा 20वीं सेंचुरी रंगमंच, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न ड्रामा या इंडियन ड्रामा, वो सबका सब हमारा नाट्यशास्त्र पहले बता देता है, पहले उसका स्वरूप है। बस हमें देखने भर की देर है। और नाट्यशास्त्र कहीं भी एक रूढ़िवादी की तरह दबाव नहीं डालता कि अगर आपने ये प्रयोग नहीं किया, या आपने ऐसे जर्जर ध्वज की स्थापना नहीं की, या आपने ये स्वभाव से नहीं किया, या आपने ऐसे अभिनय नहीं किया, तो आप नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय नहीं माना जाएगा, ये प्रयोग गलत हो जाएगा। नहीं, नाट्यशास्त्र कहता है कि जो सिद्धांत मैंने आपको दिए, जिन सिद्धांतों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, उन्हें आप सीखिए। और जो चीज़ें मैंने छोड़ दी हूँ, क्योंकि लोक हमेशा से परिवर्तनशील रहेगा, हमेशा से बदलेगा, तो उनको आप लोक से ग्रहण कर सकते हैं। तो बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय, तो अभी का अर्थ है की ओर और नए का अर्थ है ले जाना। तो यहाँ पर हमारी परिभाषा होती है कि नाटकीय कार्य व्यापार को दर्शकों तक ले जाना, संप्रेषण करना। तो एक परिभाषा जो हम पहले अभिनय की डिस्कस कर रहे थे, अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नाट्यशास्त्र सब कुछ समाहित होता है। नाट्यशास्त्र जीवन की भी बात करता है, फिलोसफिकल ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ लाइफ। नाट्यशास्त्र दर्शन की भी बात कर रहा है, नाट्यशास्त्र आत्मसात की भी बात कर रहा है, वास्तविकता के भ्रम पैदा करने की भी बात करता है, और नाट्यशास्त्र संप्रेषण की भी बात कर रहा है अभिनय के माध्यम से। तो कहते हैं अभिनीयते इति अभिनय, अर्थात नाटकीय कार्य व्यापार को दर्शकों तक संप्रेषित करना ही अभिनय है। अभिनय से तात्पर्य पात्रों की उन समस्त क्रियाओं एवं चेष्टाओं से है जिससे नाटक का भाव या अर्थ अत्यंत प्रभावकारी रूप में दर्शकों के समक्ष प्रकट होता है। अर्थात क्रोध, स्नेह, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाली जो घटनाओं द्वारा भावों का अनुकरण जो किया जाता है वो अभिनय है। कोई अभिनेता जितनी वास्तविकता और कलात्मकता के साथ किसी पात्र का अनुकरण करके दिखाता है, दर्शकों को उतना ही अधिक आनंद और रस का अनुभव होता है। अब यहाँ पर आचार्य मल्लीनाथ हैं जो केवल अनुकरण को अभिनय न मानकर रस की व्यंजना करने वाली चेष्टाओं को अभिनय मानते हैं। बहुत सारे विद्वान होते हैं जो कहते हैं एक्टिंग इज अ कॉपी ऑफ लाइफ, जीवन का अनुकरण अभिनय है। लेकिन यह संभव नहीं है, जीवन का तो बहुत सारा कुछ अनुकरण होता है, उसे हम कितना मंच पर दिखाएंगे। तो मल्लीनाथ जी इस परिभाषा के रिगार्डिंग कहते हैं कि सिर्फ अनुकरण नहीं है, बल्कि उसमें जितनी व्यंजन करने वाली जो चेष्टा है वो अभिनय है। तो अभिनय नाटक जो है अभिनीत होने के लिए लिखा जाता है और जिससे आनंदानुभूति की प्राप्ति होती है। तो अभिनय दर्पण का एक बहुत महत्वपूर्ण और पॉपुलर ग्रंथ है जो अभिनय के प्रकारों को समझाता है। यहाँ पर एक मैं आपको श्लोक नाट्यशास्त्र में जो वर्णित है जो बताता है, यस्मात् प्रयोगम नयते, नयते का अर्थ होता है ले जाना, यस्मात् प्रयोगम नयते तस्मात् अभिनय स्मृतः, अर्थात जिसके द्वारा जो प्रयोग हो रहा है और वो जो ले जाया जा रहा है वही अभिनय है, वही चीज़ जो हम नाट्यशास्त्र के अनुसार डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अभिनय की उसमें परिभाषा है। इसके बाद नाट्यशास्त्र जो अभिनय दर्पण का श्लोक है जो नाट्यशास्त्र के प्रकारों की बात करता है, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांग वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम, अर्थात संपूर्ण जगत जिसका अंग संचालन है,
समग्र वांग्मय जिसका संवाद है, चंद्र ताराओं से जो विभूषित है, ऐसे सात्विक शिव की वंदना में नाट्याभिनय प्रस्तुत है। मतलब नाटक का जो अभिनय का जो दर्शन है वो सबसे पहले हमारे आदि देव भगवान शंकर को हम उनको समर्पित कर रहे होते हैं और उनकी बड़ी तारीफ में, उनके बड़े आवभगत में हम उनके नाट्य अभिनय की बात करते हैं कि आंगिकम भुवन यस्य, संपूर्ण ब्रह्मांड जितना भी ब्रह्मांड है वो आपका अंग संचालन है, आंगिक है, बॉडी मूवमेंट्स हैं जो हम अंगों के द्वारा अभिनय करते हैं। वाचिको सर्वांग आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांग वांग्मयम, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ संवाद हैं, ध्वनियाँ हैं, साउंड हैं, वो सब आपके संवाद हैं, डायलेक्ट हैं, डायलॉग हैं। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वांग वांग्यम आहार्यम चंद्र तारादि, जो आप पहने हैं, जो आपका आहार है, जो आपके वस्त्र हैं, जो आपका कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, ज्वेलरी है, आभूषण है, प्रॉपर्टी है, वो आपके चांद और तारे हैं, चंद्र तारादि। तम नुमः सात्विकम शिवम, ऐसे सात्विक शिव की वंदना में नाट्याभिनय प्रस्तुत है। मतलब ऐसा सच्चा जो शिव है, जो सात्विकता से भरा हुआ है, वहां पर हम नाट्याभिनय प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए नाट्याभिनय समर्पित करते हैं। अर्थात ये बात सिद्ध हो जाती है कि बिना सात्विकता के अभिनय संभव ही नहीं है। तो ये चारों चीज़ों का समावेश हम नाट्यशास्त्र के माध्यम से करते हैं। तो चार प्रकार के अभिनय इस ढंग से हो रहे हैं नाट्यशास्त्र के अनुसार, आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक। अब इसको बहुत सरल तरीके से हम समझें, बहुत ज़्यादा फंसने की या नाट्यशास्त्र की जो गूढ़ भाषा है जो विद्वानों के लिए है वो भी कीजिए, लेकिन सरल से हम कठिन की ओर जाएं तो बहुत सरल ढंग से समझे। आंगिक मतलब शरीर, वाचिक मतलब वाणी, आहार मतलब वस्त्र, आभूषण, ज्वेलरी, सेट, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, और सात्विक मतलब ट्रुथ, इंटरनल, सच्चाई। तो आंगिक का मतलब बॉडी अकेला नहीं है, अंग नहीं है। आंगिक का मतलब है ऐसा अभिनय या नाट्यशास्त्र का ऐसा अभिनय जहां पर शारीरिक अंगों की प्रधानता हो। जैसे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला जो अभिनय है उसे हम आंगिक अभिनय कहते हैं। इसका विवरण बहुत विस्तृत है, नाट्यशास्त्र के 13वें अध्याय तक फैला हुआ है, 8वें अध्याय से लेकर आंगिक अभिनय, सिर्फ आंगिक अभिनय। नाट्यशास्त्र में आंगिक अभिनय को हम 3 पार्ट से डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी हैं आंगिक अभिनय। सबसे पहले तो 4 हो गई, आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक। फिर आंगिक के 3 पार्ट, अंग, उपांग और प्रत्यांग। और अगर आप अभिनय दर्पण या जो नाट्यशास्त्र से संबंधित टीका हैं तो उनके कई नाम अलग भी मिलते हैं, जिसमें शरीरज, मुखज और चेष्टाकृत है, लेकिन वो तीनों चीजें एक ही हैं। आंगिक अंग मतलब शरीर, उपांग आंगिकम, मुखज मतलब ये आपका उपांग, और चेष्टाकृत मतलब आपका प्रत्यांग। तो अंग में आपके कौन कौन से आएंगे? अंग में हमारे प्रकार आते हैं सिर, हस्त, बक्ष, पार्श्व, कटी, कमर और पैर। सिर, हस्त, बक्ष, पार्श्व, कटी और पैर, ये 6 आपके अंग की श्रेणी में आते हैं, अंग। और उपांग में कौन कौन से आते हैं? उपांग मतलब हमारा मुख, जहाँ पर मुंह आ रहा है, तो उसके अनुसार ये है हमारा उपांग में आँख, नाक, भौं, अधर, कपोल और थोड़ी। आँख, नाक, भौं, अधर, कपोल और थोड़ी, चिबुक। कपोल या ये हो गया। और इसके बाद है प्रत्यांग। प्रत्यांग है कंधा, बाजू, पीठ, उदर, उरु और जंघा, उरुभंगम जिसे हम सुनते हैं, उरु और जंघा। इस प्रकार से हम कहें तो अंग, उपांग और प्रत्यांगों द्वारा किया जाने वाला अभिनय जो है वो आपका आंगिक अभिनय कहलाता है। अब ऐसा कोई अभिनय नहीं होता जहां पर सिर्फ शरीर के अंगों से ही अभिनय हो। हम अगर नृत्य भी करते हैं, कथक वाले जो बच्चे नृत्य करते हैं तो कहते हैं कि हम जहाँ पर अंगों से अभिनय किया जाए, भाई अंगों से तो अभिनय होगा। बहुत सारे विद्वान कहते हैं साउंड जो हमारा गला है, वाणी है, तो वो कहाँ से है? तो उसमें साउंड भी तो अंगों के माध्यम से ही आ रहा है, चाहे वो इंटरनल अंग है। तो
तो ऐसा कह सकते हैं, अगर इसकी परिभाषा को थोड़ा सा बदल दें तो शायद ये सही हो प्रासंगिक हो सकती है। गलत कुछ नहीं है, मैं कहूँगा नाट्यशास्त्र में गलत कुछ नहीं है, क्योंकि नाट्यशास्त्र इतना बृहद है, इतना विशाल है, और ये विशालता ही उसकी खूबसूरती है कि आपका जैसे ऐसा अभिनय जहाँ पर शारीरिक अंगों की प्रधानता हो, मतलब अभिनय हम कर रहे हैं लेकिन उसमें शारीरिक अंगों की प्रधानता अगर है तो वो हमारा आंगिक अभिनय कहलाता है। अब दूसरा है वाचिक। वाचिकोभिनयो वाचाम यथा भाव मनुक्रिया, अर्थात वस्तुतः रंगमंच पे जो कुछ बोला जाता है, जो जितने भी साउंड्स हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, ध्रुवागान के माध्यम से हो, संवादों के माध्यम से हो, ध्वनियाँ हो, वो सब कुछ हमारा वाचिक अभिनय के अंतर्गत आता है। तो कहते हैं वाणी के द्वारा किए जाने वाले अभिनय को वाचिक अभिनय कहते हैं। वस्तुतः रंगमंच पर जो कुछ भी बोला जाता है वो वाचिक अभिनय के अंतर्गत आता है। नाट्य में वाचिक अभिनय का महत्वपूर्ण स्थान है। भरत ने वाचिक अभिनय को नाट्य का शरीर कहा है और पाठ्य को वाचिक का प्राण, क्योंकि अभिनय के अंग इसके अर्थ को व्यंजित करते हैं। नाटककार उसी के आधार पर और इसी के माध्यम से अपनी कथा वस्तु को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार वाचिक अभिनय का मुख्य संबंध वाणी से है। नाट्यशास्त्र में भरत का कथन है कि ब्रह्मांड में वाणी से बढ़कर और कोई अन्य वस्तु नहीं। उन्होंने वाणी को ही समानांतर विश्व का कारण माना है। अतः अभिनेता को शुद्ध और युक्ति संगत वाणी का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रावण के क्रोध को व्यक्त करने के लिए जोर से बोलना है, संवाद में कर्कशता होगी, जबकि राम शांति और सौम्यता से बोलेंगे। बात स्पष्ट है कि हम मंच पर जो कुछ बोल रहे हैं वो वाणी है, वो संवाद है, स्वर हैं, ध्वनियाँ हैं, काकू हैं, पिच है, टेम्पो है, ये सब कुछ हमारा वाचिक अभिनय है। लेकिन हमें कौन से संवाद को कैसे, सबसे पहले तो उच्चारण, भाषा, जैसे इसके प्रकार आप समझिए, स्वर है, स्थान है, वर्ण है, काकू है, अलंकार है और अंग है। अब व्याकरण है, ग्रामर है। तो नाट्यशास्त्र संस्कृत, तो हम संस्कृत भाषा का अगर नाटक कर रहे हैं कोई, तो संस्कृत भाषा का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। शुद्ध, उसमें क्या क्या प्रयोग है, उनकी कौन कौन सी भाषा का फोनेटिक्स है। या आप शकार करेक्टर कर रहे हैं, जैसे मृच्छकटिकम नाटक है, उसमें शाकार जो करेक्टर शकारी बोलता है, शाह, हर शब्द को शाह बोल देता है वो, तो हम उस शब्द का प्रयोग करें। या हम बुंदेली में भी नाटक कर रहे हैं तो बुंदेली भी बहुत शुद्ध होना चाहिए, परिष्कृत परिमार्जित बुंदेली। हिंदी भी शुद्ध, अंग्रेजी भी शुद्ध और उर्दू भी शुद्ध, मतलब जिस भाषा का हम नाटक कर रहे हैं उस भाषा का हमें व्याकरण आना चाहिए। तो अभिनेता को ग्रामर की समझ होनी चाहिए और उनका किस शब्द को कैसे बोलना है, किसका वाणी का फोनेटिक्स क्या है, उच्चारण कैसा है। अगर हम कहीं बंगाली का किरदार कर रहे हैं तो बांग्ला व्यक्ति अगर हिंदी बोलता है तो बहुत सारे शब्दों को वो नहीं बोल पाता, तो हमें ये सीखना है। तो ये सब वाणी के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसको अगर कथक या नृत्य वाले देखें तो जो संगीत आप दे रहे हैं या पढ़ंत जो आप कर रहे हैं या तत्कार जो आप बोलते हैं वो सब वाचिक अभिनय है। जो आपके जितनी खूबसूरती के साथ अगर पढ़ंत पढ़ी जाएगी, जितनी शुद्ध होगी, उतना हमें रंजकता, उतना हमें आनंद की अनुभूति पैदा होगी। हम एक बात को और यहाँ पर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। अभिनय के अनुसार बहुत सारे जो हमारे मत हैं वो थोड़े थोड़े बदल जाते हैं नाट्यशास्त्र के अनुसार ही। अगर हमारा कोई नृत्य का बच्चा है तो वो नृत्य के कुछ विद्वान हैं, वो थोड़ी परिभाषा अलग समझते हैं। वो कहते हैं कि हम जो प्रदर्शन करते हैं वो भावाभिव्यक्ति होती है, भावों की व्यक्ति होती है, और जब दर्शक उसे देखता है तो उसके अंदर आनंद आता है, रसानुभूति होता है। जबकि अगर अभिनय और नाटक के माध्यम से देखा जाए तो इसमें हम तीन चीज़ें अगर समझें, नृत्य और नाट्य। नृत्य कहते ताल लयाश्रयम नृतः, भावाश्रयम नृत्य, अर्थात जो ताल और लय पे आश्रित है, जिस पे ताल और लय, जिसको हम जैसे उदाहरण स्वरूप समझे तो तांडव नृत्य नहीं है, नृत्य है, जिसमें ताल और लय है, एक ही भाव आएगा, उस भाव पर प्रधान है तो वो नृत्य है। नृत्य भावाश्रयम नृत्य, जो भाव पर है, जिसमें ताल भी हो, लय भी हो और भाव हो, तो वो नृत्य है। और रसाश्रयम नाट्य, अर्थात जिसमें ताल हो, लय हो, भाव हो और रस हो, आनंद हो, तो वो नाट्य है। तो नाट्य में संपूर्ण व्यक्ति आ जाती है। तो आप चाहे नृत्य के विद्यार्थी हो चाहे नाट्य के विद्यार्थी हो, दोनों चीज़ों का समावेश हमारे इस दृष्टि में होगा। हम किसी भी ढंग से उस परिभाषा को समझ सकते हैं। तो ये वाचिक से हमारा हो गया। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल है, इस पे हम ज़्यादा भी चर्चा नहीं करेंगे जितनी आवश्यकता है। तो इनके प्रकार समझिए, स्वर
आपका स्वर वाला जो चैप्टर है, सा रे गा मा पा धा नी, है ना, षडज ऋषभ मध्यम पंचम दैवत और निषाद, वो सब इसमें आ जाएगा। स्थान, वर्ण जो हमारी ग्रामर आ गया, काकू जो पिच और जो टेम्पो के जो हमारे गुण होते हैं, वो अलंकार खूबसूरती होती है उनके। जो जैसे हम किसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हिंदी में और उसको खूबसूरत बनाए तो परिष्कृत, परिमार्जित, दैदीप्यमान, नक्षत्र, इस टाइप के जो हम शब्द प्रमाण करते हैं जिससे भाषा का एक सौंदर्य बनता है, उसे हम अलंकार कह सकते हैं। इसी तरह से अंग की अभिव्यक्ति होती है। तो वाचक के बाद है हमारा आहार। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार जितने भी हमारे जो प्रकार हैं जो नाटक में, एक तो आंगिक अभिनय हो गया, दूसरा वाचक हो गया, तीसरा आहार। और बहुत सरल ढंग से अगर समझें तो मूल रूप से जितने भी अलंकार, परिधान, अंग रचना आदि से सुसज्जित होकर किया जाने वाला जो अभिनय है वो आहार अभिनय। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आहार तो सर, जब आप कह रहे हैं कि जो हम आहरण धारण कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम, कपड़े या ज्वेलरी, तो वो अभिनय कैसे हो गया? वो तो भाई अभिनय को प्रभावी बनाने वाला एक माध्यम हो गया, संप्रेषण करने वाला एक तरीका हो गया जो आपके अभिनय को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा और दृष्टि से देखें तो अगर हम जैसे एक राजा का या भिखारी का अभिनय कर रहे हैं और हमने नाटक शुरू होने से पहले राजा की कॉस्ट्यूम पहन ली या हमने भिखारी की कॉस्ट्यूम पहन ली, तो हमने अभिनय अभी शुरू नहीं किया, मेकअप रूम में, ग्रीन रूम में बैठे हैं, तो कोई भी व्यक्ति आएगा हमसे क्या बोलेगा कि यार भाई राजा लग रहे हैं, अरे वाह राजा साहब, अरे वाह राजा साहब, अरे वाह, अरे भिखारी साहब, ऐसे ही बोलेगा। अब हमने नाटक का मंचन किया, नाटक हो गया, खत्म हो गया, और हमने कॉस्ट्यूम नहीं उतारी, और हम घर पे भी कॉस्ट्यूम पहन के जा रहे हैं कि भैया चलो अब घर पे जाके उसको उतारेंगे, नहाएंगे धोएंगे, आराम से काम करेंगे। अब रास्ते में आप जा रहे हैं भिखारी का, तो आपको लोग क्या बोलेंगे? आपका नाम लेंगे, आपको नाम से बुलाएंगे, हिमांशु जी जा रहे हैं, हिमांशु द्विवेदी जी जा रहे हैं? नहीं, भिखारी का चरित्र का आपने कॉस्ट्यूम पहना है तो भिखारी। अगर आपने राजा का कॉस्ट्यूम पहना है तो राजा, मतलब आप वस्त्र पहनने से लेकर वस्त्र उतारने तक ये 50% हमारी एक्टिंग तो वैसे ही कर देता है। स्तानिस्लावस्की का अगर आप कंसेप्ट समझे तो एक्सटर्नल टू आउटरनर की जो बात करता है वो हमारे इस कंसेप्ट पे बात करता है। तो हमारा आहार इसीलिए अभिनय की श्रेणी में आया है। तो आहार अभिनय के 4 प्रकार बताए हैं: पुस्त, अलंकार, अंग संरचना और सजीव। अब पुस्त का अर्थ है संयोजन, अर्थात सांकेतिक पदार्थों की रचना। नाट्य में इस पुस्त विधि का प्रयोग शैल, यान, विमान, वाहन आदि को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। पुस्त विधि के 3 रूप हैं: संधिम, व्यंजिम, व्यष्टिम, चिष्टिम। ये बहुत बड़ा है और बहुत विस्तृत है, उस पर हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत सरल शब्दों में आपको एक समझा दूं, आधुनिक संदर्भ में आपको ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। पुस्त का अर्थ है प्रॉपर्टी, मतलब मंच पर अभिनय के दौरान जितनी भी आप प्रॉपर्टी और सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा पुस्त हो गया, कदम। अब उससे संबंधित जितनी चीज़ें हैं, जितने प्रकार हैं, वो आप पढ़िए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। चाहे आप डांस में जो प्रयोग करने वाली चीज़ है वो प्रॉपर्टी। अलंकार पुष्पमाला, आभूषण, वस्त्र आदि का अनेक प्रकार से समायोजन अलंकार है। ये अलंकार पात्रों का एक मनोहारी प्रसाधन है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: माल्य धारण, आभूषण प्रसाधन और वस्त्र विज्ञान। आभूषण अलंकार से अभिप्राय है खूबसूरती। हमारे जितनी भी कॉस्ट्यूम हैं, ज्वेलरी हैं या वस्त्र हैं या उससे संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो सब हमारे अलंकार में आएंगे। हमारे चरित्र के, हमारे पात्र के और अभिनेता या नर्तक या नर्तकी के जो खूबसूरती बढ़ाते हैं, जो वस्त्र, परिधान, मालाएं, पुष्पमाला के माध्यम से या स्वर्णमाला के माध्यम से या आभूषणों के माध्यम से जो खूबसूरती बढ़ाते हैं वो हमारे आहार अभिनय का अलंकार है। 3 प्रकार इसके: माल्य धारण मात्र माला से रिलेटेड, आभूषण मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड, और वस्त्र विन्यास मतलब कॉस्ट्यूम से रिलेटेड। फिर उसके बाद अंग रचना, पुस्त, अलंकार, अंग रचना। अंग रचना इसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न अवयवों, पेट, पैर, आंख आदि की रचना छोटे, बड़े, मोटे की जाती है। सिंपल मेकअप। अंग संरचना का मतलब होता है अंग की संरचना। अब नाट्य की प्रस्तुति के लिए, अभिनेता के चरित्र के निर्माण के लिए जो आप उसको मेकअप कर रहे होते हैं, या किसी चरित्र विशेष के लिए, अगर आप भिखारी बना रहे हैं तो भिखारी के लिए जो आप पेंसिल से या डार्क आंखों के नीचे जो कर रहे होते हैं, या आप कोई उसको राजा बनाना है तो उसका जो रौद्र रूप दिखा रहे हैं, या रावण का आपको मेकअप करना है, तो मूल रूप से अंग संरचना के अंतर्गत आता है मेकअप।
और मेकअप के मॉडर्न कंटेंट में अगर बात करूं तो 3 प्रकार होते हैं, 4 पार्ट में मैं डिवाइड, वैसे बहुत सारे विद्वान अलग अलग करते हैं, लेकिन मेरे मतानुसार जो मेरे गुरुओं से मैंने सीखा, मैं उनको 4 प्रकार में डिवाइड करता हूं। बेसिक एंड फंडामेंटल मेकअप, दूसरा स्टाइलाइज मेकअप, तीसरा करेक्टिव मेकअप और चौथा करेक्टर मेकअप। बेसिक एंड फंडामेंटल, जो आप हैं जैसे हैं वैसे ही दिखो, मतलब बेस करना। बेस हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब प्रकाश पड़ेगा, लाइट पड़ेगी, तो हमारे जो उभार हैं जो शरीर के, ये डल पड़ जाते, डार्क पड़ जाते, इसलिए हम उनको प्रॉपर दिखाने के लिए हम बेसिक और मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारा स्किन है, उस स्किन के कॉम्बिनेशन के आधार पर हम बेस लगाते हैं, बेस का क्रमांक बदल जाता है। तो बेसिक एंड फंडामेंटल मेकअप। दूसरा स्टाइलाइज मेकअप है, जो एक बड़ा सा भूत का मेकअप है, या कथकली है, या कुडियट्टम है, लार्जर है, एक एग्जिजरेट जो आपको अभिनय करने की दिखाना है, छाऊ का जो मेकअप हम इस्तेमाल करते हैं, कथकली, कुडियट्टम, वो सब स्टाइलाइज मेकअप में आ जाएगा। तीसरा करेक्टर मेकअप, करेक्टर चरित्र अभिनय, मैं भिखारी का करना है, राजा का करना है, कुबड़े का करना है, लंगड़े का करना है, काने का करना है, भेड़े का करना है, जैसा भी आपको मेकअप करना है वो आपका करेक्टर मतलब चरित्र के अनुसार आप मेकअप करना। और करेक्टिव मतलब सुधार करना, हमारे यहाँ कुछ डार्क है, धब्बा है, यहाँ कुछ कट है तो उसको भरना, जैसे हम पुट्टी कर देते हैं जिसको बोला जाए। तो इस तरह से ये अंग संरचना की तरीका। और चौथा है सजीव। सजीव से अभिप्राय है कि मंच पर द्विपदीय या चतुष्पदीय जानवर नहीं ला सकते, मतलब 2 पैर वाले या 4 पैर वाले जानवरों का मंच पर प्रवेश वर्जित है। तो इस कारण जो हम मुखौटे या मास्क इस्तेमाल करते हैं नाटक में, अब भाई हमें कोई नाटक करना है भरत, जिसमें भरत है और वो शेर का मुंह फाड़ते हैं, तो भाई राजा शेर तो, जो राजा भरत हैं वो तो बड़े प्रतापी राजा हैं, लेकिन यहाँ तो एक अभिनेता राजा का भरत का किरदार कर रहा है ना, वो तो इतना प्रतापी नहीं है, वो तो अभिनय में अपना प्रताप रखता है, ना कि शेर का मुंह फाड़ने में। और अगर आप असली का शेर लाएंगे, जो हमारा स्तानिस्लावस्की का मेथड एक्टिंग सिस्टम करता है, यथार्थवादी अभिनय करता है, वो कहता है कि टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ रियलिटी, आप सब कुछ रियल कर दो। इसीलिए तो जो उसका स्टूडेंट है मेयर होल्ड, वो कहता है नहीं सर, जब आप सब कुछ रियल कर दोगे तो वो अभिनय कहाँ रहा, वो नाटक कहाँ रहा। तो नाटक में सब आप कितना भी रियल करो, सिनेमा ये लिबर्टी ले सकता है कि वो भ्रम पैदा करता है, लेकिन नाटक में नहीं कर सकते। अगर आपको जयशंकर प्रसाद के जब हम नाटक करते हैं तो यही समस्या आती है कि ये एक सीन में पर्वत है, दूसरे सीन में नदी है, फिर झरने हैं, तो आप एक बार मंच योजना बना सकते, बार बार नहीं कर सकते। तो द्विपैर या चतुष्पदीय जो जानवर हैं उनका मंच पर प्रवेश वर्जित है, इस कारण जो हमारा सजीव के अंतर्गत आता है। जैसा कि इसमें लिखा है, इसके अंतर्गत द्विपद 2 पैर वाले, चतुष्पद 4 पैर वाले, या अपद बिना पैर वाले मतलब रेंगने वाले जो जीव हैं वो सब आते हैं। प्राणियों का प्रवेश, इनकी कृत्रिम रचना का विधान है। इसके 2 फायदे हैं, मैं इसको अगर मानूं कि एक तो अभिनेता जितना सशक्त होगा वो उस निर्जीव में उतना प्राण डाल देगा, और हम कहेंगे वाह कि इसने अभिनय इतना पावरफुल अभिनय किया, इतना अद्भुत अभिनय किया कि जिससे वो निर्जीव जो तोता है या जो निर्जीव जीव है उसमें भी ऐसा लग रहा है जैसे प्राण आ गए हों। तो यहाँ हमें ज़्यादा रस और आनंदानुभूति प्राप्त होती है, जो हमारा भरत मुनि का नाट्यशास्त्र अभिनय के माध्यम से इंगित करता है, जबकि यथार्थवादी अभिनय नहीं कर सकता है। यथार्थवादी अभिनय हमें भ्रम में फांसता है, यथार्थवादी अभिनय हमें उलझा देता है। नाट्यशास्त्र का अभिनय में उलझाता नहीं, सुलझाता है, उसको हमें उसकी लेयर्स, उसको आनंद लेना सिखाता है। मतलब प्रदर्शन के दौरान हम उलझते नहीं हैं, उस विधा, उस प्रस्तुति का हम आनंद ले रहे होते हैं। और फिर अगला जो हमारा वो है टॉपिक, वो है सात्विक अभिनय। तो कहते हैं तम नुमः सात्विकम शिवम, ये नंदकिशोर ने कहा है, सात्विक भावों से किया गया अभिनय सात्विक अभिनय कहलाता है। आप कितना भी अच्छा अभिनय करें, कितना भी महत्वपूर्ण करें, लेकिन उसमें 3 प्रकारों का आप आंगिक के द्वारा, वाच के द्वारा या आहार के द्वारा सारी चीज़ें ले लीजिए, लेकिन अगर उसमें आपने सात्विकता नहीं डाली तो अभिनय वो कारगर नहीं होगा, वो अपने सफल नहीं होगा। तो नाट्यशास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार बताएं, भरत मुनि उनको 8 प्रकार बताए हैं जो वर्णित करते हैं। तो जैसे स्तंभ, स्वेद, वैपथु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, स्वरभंग और मूर्छा, ये प्रकार हैं। जैसे स्तंभ, स्तंभ मतलब स्तंभित हो जाना या भौचक्का हो जाना। अब स्तंभ कैसे, कोई एकदम हम खड़े हुए हैं और एकदम किसी ने हमें खबर दे दी कि हमारा जो प्रिय है उनका देहावसान हो गया, तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे,
या आपको मालूम चला कि आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, आप एकदम स्तंभित हो जाएंगे। हंसी की, दुख की, प्रेम की, या कोई भी ऐसी घटना किसी भी भाव से रिलेटेड हो, वो जिसमें आप स्तंभित हो जाएं, शॉक हो जाएं, उन परिस्थितियों को इसमें रखना है तो वो हमारा स्तंभ की श्रेणी में आएगा। अब स्तानिस्लावस्की का अगर हम तुलना करें, स्तानिस्लावस्की तो 10 चरण दे देते हैं। मैजिक गिवन सर्कमस्टेंसेज, इमोशनल मेमोरी, ट्रूथ एंड बिलीव, एडेप्टेशन, कम्युनियन, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, और 10 चरण बता दी। तो इस ढंग से वो कहते हैं एक्सरसाइज। भरत मुनि तो आपको छोड़ देता है कि स्तंभित होना है, अब आप किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे कितने तरीके से स्तंभित हो सकते हैं वो एक्टर सर्च करें, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब इस भरत मुनि आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उस पर आपको अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से ये तैयार करना है। भरत मुनि कहीं बांधता नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि नाट्यशास्त्र रूढ़ी है, उसकी वर्तमान समय में कोई प्रासंगिकता नहीं है, कौन नाटक देखेगा, उसका क्या फायदा है, ऐसा नहीं है। वो आपको देता है, वो आपको समय दे रहा है, आपको एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें दे रहा है। इसलिए क्योंकि नाट्यशास्त्र बड़ा है, बृहद है, महान है, और इसको करने में कठिनाई है, मेहनत है। क्योंकि साधारण तरीके से आप 3 महीने के क्रैश कोर्स में अभिनेता या नर्तक या नहीं बनोगे। एक कला की जो अनुभूति है उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो आज का जो बहुत ही विनम्रता और बहुत ही क्षमा के साथ मैं कहूँगा, बहुत जल्दबाजी में हमारा युवा बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता है, बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता है, मेहनत नहीं चाह रहा है, मेहनत उस लेवल की नहीं है। इसलिए वो तो भरत मुनि और के अनुसार तो मेयरहोल्ड, मेरी बात नहीं है, मेयरहोल्ड कहता है कि जिस तरह से एक अच्छा संगीत कम से कम 8 से 9 साल में बनता है, हारमोनियम वादक को वायलिन के लिए कम से कम 8 से 9 साल चाहिए, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप 3 महीने में 4 महीने में अभिनेता बन जाएंगे? आपको कम से कम 7 से 8 साल देना पड़ेंगे। उसी तरह से एक नर्तक है, बिना प्रयास के नहीं आएगा कि हम छोटा सा उसको करें और उसको करें और फिर ना हो जाए। तो स्तंभित होना। दूसरा हमारा है स्वेद, स्वेद अर्थात पसीना आना। अब किन किन परिस्थितियों में हमें पसीना आता है? ज्वर में आता है, गर्मी में आता है, डर में आता है, बुखार में आता है, जो ज्वर बुखार एक ही चीज़ है, घबराहट हो रही है? कुछ भी स्थितियां हो जहां पर आपको पसीना आए या उमस है, मॉइस्चर हो रहा है, तो ऐसे आपको सारी परिस्थितियां महसूस करना है जिनमें आप वो पसीना लाएं। एक तो लाना का फील करें सबसे पहले, तो वो आपका सात्विक अभिनय के अंतर्गत आएगा। और फिर उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। जब उनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर जब उसको आप मंच पर लाएंगे और प्रयोग करने की, बार बार लाने की कला सीख जाएंगे, तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला कंसेप्ट हो गया कि आपको कहा लाओ तो आपने लाया, और आपसे कहा बस अब नहीं चाहिए तो आपने बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये भी सार्थक होता है। तो इस स्वेद मतलब पसीना आना। तीसरा रोमांच, रोमांच मतलब रोंगटे खड़े होना। अब रोंगटे किस किस परिस्थिति में होती है? वही खुशी में, डर में, भय में, है ना, रुदन में, अग्रेशन में, कोई चीज एकदम टच कर गई या हमने किसी को देख लिया, किसी जानवर विशेष से, तो ऐसी सारी परिस्थितियों आप निर्मित करके या उनका भाव फील करके रोंगटे खड़े करें और उसका अभ्यास करें। तो ये हमारा उसका अभिनय हो गया। उसके बाद जब आप उसका प्रदर्शन करें मंच पर, तो आपका उसकी श्रेणी में आ जाएगा रोमांच। इसके बाद है स्वरभंग। स्वरभंग मतलब आवाज़ का भारी होना, रुक जाना, बदल जाना। किन किन परिस्थितियों में हमारा गला रूंध जाता है? अत्यधिक प्रसन्नता में, आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक पिता को जब अपना पुत्र कोई बहुत अच्छी खुशी देता है तो वो खुशी के मारे उसका गला रुंध जाता है, वो बोल नहीं पाता। या कुछ डर में या भय में या गुस्से में, है ना, किन किन परिस्थितियों में हमारा गला रुंध जाता है? या किसी ने दबा दिया है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, या कोई ज्वर है, बीमारी है और हम बोल नहीं पा रहे, हमारा गला ऐसे फंस गया है। ये सारी परिस्थितियां हम में हमारा आवाज़ रुक जाती है, स्वर भंग हो जाता है, स्वर का भंग होना। देखिए नाट्यशास्त्र बहुत सरल है। अगर चूंकि संस्कृत जो भाषा है वो बोलचाल की भाषा नहीं रही, इस कारण से उसका स्वरूप बदल गया, इसलिए हम वो समझ नहीं आया। अन्यथा नाट्यशास्त्र में जो लिखा है वही उसका अर्थ है, वही हम समझते हैं, कोई फालतू का कन्फ्यूज़न नहीं है। रोमांच, रोमांचित होना, स्वेद पसीना आना, रोमांच स्तंभित हो जाना, स्वरभंग गले का रुदना, बेपथु, बेपथु लंबी लंबी सांसें लेना। एक लंबी लंबी जो आप सांसें लेते हैं वो बेपथु की श्रेणी में आता है। किन किन परिस्थितियों में लंबी सांस? ठंड में,
ज्वर में भाग के आए हैं, गर्मी में और घबराहट हो रही है, बीमारी आ रही है, इन सारी परिस्थितियों में आपका वो प्रकार आ जाएगा। तो स्वेद, ये हमारा स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैपथु, वैवर्ण। वैवर्ण होता है मतलब आपका रंग फीका पड़ना, रंग फीका पड़ना या रंग बदल जाना, चेहरे का रंग जो बदल जाता है वो वैवर्ण की श्रेणी में आता है हमारा, है ना। रंग बदल जाना, चेहरा रंग बदलता नहीं, बेसिकली रंग फीका पड़ता है, रंग उड़ जाता है। जैसे हम पिता की जेब से या किसी की जेब से चोरी कर रहे हैं, पॉकेट कर रहे हैं, पॉकेट से रुपया निकाल रहे हैं और एकदम पिताजी आ गए तो हमारा रंग एकदम उतर जाता है। या हम किसी की चुगलखोरी कर रहे थे और वो सामने व्यक्ति आ गया तो हमारा क्या रंग फीका पड़ जाता है। ये सारी परिस्थितियाँ हमारा वैवर्ण रंग में आ जाता है। इसके बाद है अश्रु। अश्रु मतलब आंसू आना। आंसू किन किन परिस्थिति में? खुशी में आते हैं, दुख में आते हैं, बीमारी में आते हैं, ज्वर में आते हैं, पीड़ा में आते हैं, दर्द में आते हैं, गुस्से में भी आते हैं, खुशी में भी आंसू आते हैं। तो उन सारी परिस्थितियों का आत्मसात करके प्रयोग करना और उसको मंच पर प्रदर्शित करना। और फिर अंतिम है 8वां प्रलय। प्रलय का मतलब होता है मूर्छित होना, चक्कर आके गिर जाना। ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ जिनके आधार पर आप मंच पर गिर जाएं या वास्तविक जीवन में गिर जाए और नाटक में वो परिस्थितियाँ निर्मित हों तो वो हमारा प्रलय आता है। तो इस तरह से 8 प्रकार के सात्विक भाव हमारे बताए गए हैं नाट्यशास्त्र के अनुसार। तो नाट्यशास्त्र अभिनियति इति अभिनय, नाटकीय कार्य व्यापार को दर्शकों तक संप्रेषित करना अभिनय, और 4 प्रकार के अभिनय आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार, ये नाट्यशास्त्र। इसके अलावा भी 2 प्रकार के अभिनय बताए हैं। एक है सामान्य अभिनय। अब सामान्य अभिनय की रिगार्डिंग कहते हैं कि नाट्यशास्त्र के अनुसार आंगिक, वाचिक, सात्विक अभिनयों का सम्मिलित रूप सामान्य अभिनय। बहुत सारे विद्वान या बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये गलती करते हैं, सामान्य मतलब बिल्कुल सरल अभिनय, सिंपल अभिनय नहीं। सामान्य अभिनय अर्थात कठिन अभिनय। सामान्य अभिनय जहाँ अगर मैं आपको यहाँ गौर कराऊँ, सामान्य अभिनय बिल्कुल रिलैक्स, मतलब आंगिक, वाचिक और आहार का बिल्कुल संतुलित रूप, जहाँ पर आप बिल्कुल एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। आप अभिनय ऐसे करें कि अभिनय ना लगे, आप रियल लगें। तो जिसको वर्तमान अगर हम कंसेप्ट में समझें तो स्टेनिस्लवस्की का मेथड एक्टिंग या रियलिस्टिक एक्टिंग या नेचुरल एक्टिंग, इसको भरत मुनि सामान्य अभिनय करना, मतलब सहज, सामान्य, आप एक्टिंग कर ही नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है ये वर्तमान संदर्भ है। तो नाट्यशास्त्र के अनुसार आंगिक, वाचिक, सात्विक अभिनयों का सम्मिलित रूप सामान्य अभिनय। अभिनव गुप्त के अनुसार एक गंधिक जब किसी किराने की दुकान से विविध गंध द्रव्यों को लाकर उनका संतुलित प्रयोग करता है, मतलब बहुत सारे आपने इत्र लिए, बहुत सारे गंधिक सुगंधित चीज़ें ली और उनको छोटा छोटा रूप लिया, उनका संतुलित मात्रा, ना ज़्यादा ना कम, और तो वो इससे एक सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि बना, बहुत सारे गंध लिए उनको मिला के उसने एक इत्र बना दिया, सेंट बना दिया, परफ्यूम बना दिया। इसी प्रकार विविध प्रकार के अभिनयों का संतुलित जो प्रयोग होता है वो अभिनय है। कितनी पावरफुल, कितनी प्यारी बात है, एक सामान्य, एक जनरलाइज अभिनय। फिर एक और अभिनय आता है जिसको कहते हैं चित्राभिनय। चित्राभिनय है कि लोक व्यवहार में प्रसिद्ध आंगिक अभिनय का विशेष स्वरूप तथा प्राकृतिक एवं लौकिक पदार्थों को रंगमंच पर प्रस्तुत कर किया जाने वाला अभिनय चित्राभिनय। चित्राभिनय मुख्य रूप से आंगिक अभिनय से संबंधित होता है। नृत्य में प्रयुक्त नृत्य मुद्राओं के अतिरिक्त अभिनय में कुछ सांकेतिक मुद्राओं का विधान बताया गया। अब जो आप डांस करते हैं, डांसर मुख्य रूप से, वो तो अपने आंगिक अभिनय का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हस्त, पताको, मुद्राख्या, खड़को, मुष्टि, यद्यपि, कर्तरी, मुखा, संजंठा। मूल रूप से हम तो एक्टिंग फील्ड से, लेकिन थोड़ा थोड़ा नृत्य से संबंधित जो चीज़ें हैं तो वो तो आप आंगिक अभिनय का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी मुद्राएं होती हैं जो सांकेतिक होती हैं। और नाट्यशास्त्र इतना पावरफुल ग्रंथ रहा है कि एक एक मुद्रा पर उसने बहुत गहन विस्तार से उसका वर्णन किया है। तो जैसे पता चला आपने एक मुद्रा बना दी तो वो गंगा की मुद्रा है, तो मालूम चल गया दर्शक को कि ये गंगा नदी आ गई। अब उसके लिए आपको कोई अतिरिक्त आडंबर या बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने मुद्रा बनाई और आपने बनाई और दर्शक समझ गए, ये आपका बहुत पावरफुल माध्यम हो गया। तो ये आंगिक अभिनय के अंतर्गत आ गया है।
तो ये कह रहे हैं कि जैसे नृत्य में प्रयुक्त होने वाली अतिरिक्त अभिनय में कुछ सांकेतिक मुद्राओं का विधान किया गया है जो नृत्य मुद्राओं से भिन्न है। इन्हें हम चित्राभिनय कहते हैं। इन मुद्राओं द्वारा सांकेतिक प्रतीक निर्धारित किए जाते हैं। चित्राभिनय को स्पष्ट करने के लिए भरत मुनि ने 25वां अध्याय लिखा है। चित्राभिनय पर अलग से ये लिखा है उन्होंने। उदाहरण के तौर पर चित्राभिनय के द्वारा प्रभात, संध्या, रात्रि, दिन, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, विद्युत आदि प्राकृतिक रूपों की मध्यता, हेमंत, शिशिर, शरद, ग्रीष्म, वसंत आदि ऋतुओं की मनोहारिता, प्राकृतिक पदार्थों की नाना रूपता तथा मानव की मनोदशा को रूप देकर रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इतना अद्भुत एक एक चीज की नृत्य मुद्रा के माध्यम से आप सिंबल लगा सकते हैं कि बस अब ये चीज आ गई। आपने गंगा की मुद्रा बना दी तो गंगा नदी आ गई है। आपने मयूर की मुद्रा बना दी तो ये मयूर है। आपने सरस्वती, पार्वती, कागरी जितनी नदियां हैं उन सबको मुद्रा के माध्यम से इतना विस्तृत यहाँ पर इनका वर्णन किया गया है, तो जिससे ये सिद्ध मालूम चल जाता है कि भाई अब ये नदी आ गई है। तो इनको चित्राभिनय कहा जा सकता है, जिसको एक हम इमेज थिएटर आज का जो है, जो हमारी नीलम मानसिंह मैडम या अभिलाष पिल्लई सर जो करते हैं, जो एक इमेज, बिंब और इल्यूजन पैदा करते हैं, एक सिंबॉलिकल थिएटर जिसे हम बोलें, प्रतीकों के माध्यम से बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो सब हमारा नाट्यशास्त्र का चित्राभिनय। और अंतिम हमारा जो एक मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से जो मैंने यहाँ पर बनाया है, बहुत सारे विद्वानों ने नाट्यशास्त्र के अलग अलग अभिनय के प्रकार बताए हैं और उनको हम एक सरल ढंग से एक चार्ट, क्योंकि बहुत वृद्ध है, बहुत विशाल है और यही इसकी खूबसूरती है, तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से और समझ लेते हैं कितना इसका विस्तार है। बाकी इसके टीकाकार है, भाष्यकार है, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा उनकी इंटरप्रिटेशन दिया है, मुझे आप समझ लें। जैसे अभिनय, तो अभिनय के 4 प्रकार हैं: आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक। आंगिक शरीर के अंगों की प्रधानता, वाचिक वाणी की प्रधानता, आहार कॉस्ट्यूम, अलंकार, सेट, मेकअप प्रॉपर्टी जो है, और सात्विक ट्रुथ। तो अंगिक के फिर 3 प्रकार: अंग, उपांग, प्रत्यांग। अंग के फिर 6 प्रकार हैं: सिर, हस्त, वक्ष, पार्श्व, कटी और पैर। 2, 2, 4 और 2, 6 है ना। सिर के 13 प्रकार हैं। 13 को अगर आप समझे तो आकंपित, आकंपित, कंपित है ना, दुत, विद्युत, इस तरह से 13 है। आकंपित, कंपित, दुत, विद्युत, परिवाहित, आधूत, अवधूत, अंचित, निहंचित, पराव्रत, लोलित और सुषुप्त, ये सब सिर के प्रकार हैं। फिर 64 प्रकार के हस्त प्रकार हैं: संयुक्त हस्त, असंयुक्त हस्त, जिसमें आपका हस्त, पताको, मुद्रा का ये सब आ जाएगा। वहाँ पर लेकिन अभिनय दर्पण या जो अन्य ग्रंथ हैं, जो टीकाएँ लिखी गई नाट्यशास्त्र, वहाँ थोड़ी सी क्रम संख्या इनकी बदल जाती है। तो हम अभी नाट्यशास्त्र की बात कर रहे हैं और इसको यूजीसी नेट के संदर्भ में देखिए आप ध्यान से, क्योंकि नृत्य के जो विद्यार्थी हैं वो थोड़े से अलग हस्त की पढ़ाई करते हैं और नाट्य की अलग करते हैं, तो हम दोनों को समझें, दोनों में क्या क्या है। इसके बाद फिर वक्ष जो चेस्ट है, इसके 5 प्रकार, पार्श्व के 5 प्रकार, कटी कमर के 5 प्रकार और पैर के 5 प्रकार। उपांग में नेत्र, आंखों के 36 प्रकार की दृष्टियां बताई हैं, 72 प्रकार की भावें, कई जगह भ्रुकुटी 7 भी है, कई 72 भी है। नासिका 6 प्रकार की नासिका, अधर होठ 6 प्रकार, कपोल 6 प्रकार, चिबुक 6 प्रकार। फिर बाहु संचालन 16, कर संचालन 5, जंघा संचालन 5, पलक, ये मिला के है। इसमें अभिनय नाट्यशास्त्र अभिनय दर्पण जो एक कॉमन जो लगभग ज़्यादातर पॉपुलर है उसकी बात हम कर रहे हैं। जंघा संचालन 5, पलक संचालन 5, ग्रीवा संचालन 5। फिर हम वाचिक अभिनय पे आ जाएं तो वाचिक अभिनय की वैसे बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मूल रूप से हम इनको 2 में बांट सकते हैं, भाषा और ध्वनि। तो भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा, विभाषा, पद, छंद, वृत्त, काव्य और अलंकार। फिर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? स्वर, मंद, मध्य, तार, ग्राम, काकू, हस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर उसके बाद आप आ जाइए इसके बाद आहार अभिनय। तो आहार में 4 प्रकार है: पुस्त, अलंकार, अंग संरचना और सजीव। 4 पर प्रॉपर्टी, अलंकार, अंग संरचना और सजीव हो गया। फिर इनके पुस्त के फिर उसके भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं: वैष्टिम, वितत, संघात, ग्रंथिम और प्रालंबित। फिर आपका जो अलंकार है उसके भी प्रकार हैं: आवेद्य, वंदनीय, क्षेप्य, आरोप्य और पुष्प सज्जा। फिर उसके बाद अंग संरचना प्रकार है: शुद्ध, विचित्र, मलिन, मुकुट, केशकर्म, घटी, शस्त्र रचना आदि, ये सब अंग संरचना आ जाएगी। और सजीव हो गया जैसे हमारे मास्टर के अलग प्रकार जो हम स्वभाव उनको दिखाते हैं।
इसके बाद सात्विक अभिनय के मूल रूप से तो वैसे 8 प्रकार हैं, समस्वेद, व्यपथु, व्यवर्ण, अश्रु, प्रलय, स्वरभंग और मूर्छा। फिर इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रकार बताएं, जैसे स्वाभाविक अभिनय और सुकुमार अभिनय, है ना। तो स्वाभाविक अभिनय, अभिनय अलंकार, स्त्री पुरुषों का पात्र प्रकृति 22 प्रकार की बताइए, 22 प्रकार के स्त्रियों के शील। और सुकुमार अभिनय है उत्तम, मध्यम, अधम, हाव भाव, हीला, पंचतंत्रात्म, अभिनय, मुद्रा, प्रतीक इत्यादि इसमें सब आ जाते हैं। तो इस ढंग से ये नाट्यशास्त्र का जो अभिनय है, जो मूल रूप से 4 प्रकार है, और 2 अतिरिक्त प्रकार इनकी हम चर्चा करते हैं। और ये यूजीसी नेट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, पेपर है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आएगा पढ़ा हुआ, और आगे भी आप जुड़े रहें और पढ़ते रहें, और कोई भी समस्या हो तो आप लिखें, हम उसकी और परिचर्चा करेंगे। अभी तो एक जस्ट इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, चूँकि ये विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा फोकस यूजीसी नेट और इन सबको लेके है, तो आप पढ़ सकते हैं। और ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है, जितना अतिरिक्त आप पढ़ना चाहें उसको पढ़ें, उसको सुलझें। और मैं नाट्यशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण और हमारी परंपरा का सबसे सारगर्भित और सबसे अद्भुत ग्रंथ है, जिसे हम सभी को पढ़कर उसका आत्मसात कर आनंदानुभूति करना चाहिए। आप हमसे जुड़े रहें और आगे भी इसी तरह से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।